हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। दिस इज राजेश कुमार रवि एंड वेलकम टू पीजीटी वाला। तो बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री का टॉप 50 एमसीक्यूज कर रहे थे, जिसमें से हम लोग पिछले क्लास में लगभग 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे कंप्लीट करेंगे। ये 50 तक आज हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन करेंगे, है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्जाम में यहाँ से लगभग क्वेश्चंस आ सकता है, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस हम लाए हैं वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर कहने का मतलब आप समझ रहे हो, पीवाई है, एमसीक्यूज है ना। इसलिए आपको बेटर तरीके से क्लास को समझना है और होपफुली आपको एमसीक्यूज क्या करना है, कॉपी में नोट करते हुए चलना है ना। चलिए, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। ये पहला क्वेश्चन है आपके बीच। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है वो कौन सा होता है। चलो, आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम तो एक ऐसी मैग्नीशियम है, सोडियम है और पोटेशियम है और एक कैल्शियम है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पोटेशियम होता है ना, वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील एलिमेंट्स होता है। ये सोडियम का बात है तो आप लोग का ये भी अभिक्रियाशील होता है। सोडियम जो होता है ना, वो हवा के संपर्क में आते ही इसमें आग पकड़ लेता है, विस्फोट कर जाता है। इसलिए सोडियम को हवा से रोकने के लिए, मतलब विस्फोट से रोकने के लिए क्या करते हैं कि मिट्टी के तेल में, केरोसिन का तेल में इसको डुबोकर रखते हैं, क्योंकि मिट्टी के तेल के साथ किसी प्रकार का कोई अभिक्रिया नहीं करता है। इस केस में आपको अगर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु अगर पूछा गया है तो वो कौन सा हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और आपके बीच रहा क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार। पहला क्वेश्चन है उस 22 का, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि धातु और अधातु, है ना, धातु और अधातु क्या होता है। तो धातु क्या होता है, चमकीला होता है। धातु कठोर होता है। धातु विद्युत का चालन भी करता है ना। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या कराता है, ऑक्साइड बनाता है, लवण बनाता है। अधातु क्या होता है कि अधातु कठोर नहीं होता, अधातु चमकीला नहीं होता है, अधातु विद्युत का चालन नहीं करता है। कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो धातु होते हुए भी अधातु का गुण दर्शाते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अधातु होते हुए भी धातु का गुण दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है ना, तो कार्बन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा बच्चों, आयोडीन। नाम सुने हो, नमक, नमक का नाम सुने, हम लोग जो खाते हैं आयोडीन, वो नमक एक प्रकार का होता है। तो जो आयोडीन है वो अधातु है, लेकिन ये क्या होता है, चमकीला होता है। ध्यान में रखना है इस चीज को, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। बोल रहा है ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। कमरे के तापमान पर जो होता है वो कौन सा, मतलब कमरे के तापमान पे कौन सा जो अधातु है ना, कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे 23 का पूछ रहा है, क्या ब्रोमीन होगा, पारा होगा, तांबा होगा या एल्युमिनियम। आई थिंक कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पारा। पारा जो होता है वो कमरे के ताप पे क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपको कभी कभी ब्रोमीन भी कोई बुक में लिख दिया ना कि ये ब्रोमीन भी जो होता है वो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है कि जो पारा होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। बॉक्साइड जो है वो निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। मैग्नीशियम का, सोडियम का, एल्युमिनियम का, तांबा का। 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो जो एल्युमिनियम होता है वो उसका क्या होता है, धातु का अयस्क है। मतलब बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम का क्या है, ऑक्साइड होता है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके बीच। चलिए, निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यहाँ पे सोडियम दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है, आयरन दिया हुआ है। बताना यहाँ में से जो दिया हुआ एलिमेंट्स है उसको हम लोग किससे आसानी से चाकू के द्वारा काट सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका क्या, सोडियम। जो सोडियम होता है उसको, सोडियम को हम लोग आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं ना। क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि सोडियम जो है वो अभिक्रियाशील एलिमेंट्स है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में भी डुबो के रखते हैं ना। चलिए, कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें से कोई नहीं। कार्बन बताना है कि कार्बन जो है वो क्या है ना। चलिए, अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका मूव हो गया है 26, इसको याद रखना है ना। चलिए, 26 का क्या हो जाएगा,
कार्बन क्या होता है बेटा, आपको ध्यान में रखना है, जो कार्बन होता है वो क्या है, एक अधातु है ना। कार्बन क्या है, अधातु है। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, फिर भी एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी आ सकता है, आसान भी आ सकता है, कभी कभी टफ भी दे सकता है ना, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, क्वेश्चंस को ध्यान से आपको स्टडी करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है, एक पढ़ा होंगे आप लोग चैप्टर 3 में, केमिस्ट्री में ही है चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें एक है आघातवर्धनीयता और तन्यता। तो तन्यता क्या होता है कि धातु को जब पतले तार के रूप में काफी लंबा खींचते हैं तो खींचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और एक आघातवर्धनीयता होता है कि जब किसी धातु के चादर को पीट कर, मतलब धातु को चादर के रूप में परिवर्तन किया तो पीट कर, तो वो आपका कहलाता है आघातवर्धनीयता। लेकिन तन्यता क्या होता है कि तार के रूप में इसको लंबा खींचा जा सकता है। तो ये बोल रहा है कि धातु को पतले के तार के रूप में जो खींचने का गुणधर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं तन्यता कहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 1 ग्राम सोने को कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है। 1 ग्राम सोने को कितना लंबा तार बना सकता है, तो लगभग 2 किलोमीटर इसको खींचा जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से धातु में कौन सी है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, उपरोक्त में से सभी। तो जो है एल्युमिनियम है भी है, कॉपर भी है और आयरन भी है, सभी क्या है, उपधातु है ना। सॉरी, सभी धातुएं हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बोल रहा है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तन किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका जिप्सम देखो ऑप्शन में दिया हुआ है बी नंबर, जिप्सम है ना। जिप्सम का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जिप्सम को जब हम लोग गर्म करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाएगा। लेकिन पुनः प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पुनः पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो क्या बना लेगा, जिप्सम बना लेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, CaSO4 half H2O, CaSO4 half H2O। जब इसको फिर से हम लोग H2O के साथ क्या करेंगे, हाफ H2O के साथ, मतलब हाफ H2O के साथ इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो ये फिर से बना लेगा CaSO4 2H2O, ये जिप्सम बना लेता है ना। ये आपका कहलाएगा जिप्सम का फॉर्मूला कहलाएगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जिप्सम है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनाता है। कार्बन और हाइड्रोजन को जब संयोग करता है, कार्बन तथा हाइड्रोजन जब संयोग करता है तो वो क्या बनाता है, वो हाइड्रोकार्बन बनाता है। जैसे ये हो गया, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन, हम उल्टा बना देंगे जी, H, ये आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने हुए हाइड्रो एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर की ओर काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। तो बेटा आप अगर बर्तन में अगर खाना बना रहे हो और बर्तन बाहरी परत में काला हो जा रहा है तो इससे यही पता चलेगा कि जो ईंधन उसको दे रहे हैं, जो लकड़ी जल रहा है वो पूरी तरह से जल नहीं रहा है, जिसके कारण उसमें धुआं निकल रहा है और धुआं से क्या हो जा रहा है, वो बर्तन पूरा काला हो जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कि जो ईंधन है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33। बोल रहा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है। तो बेटा ये बहुत ही आसान चैप्टर है और ये आसान चैप्टर, इसको कंसेप्चुअल इसको समझ के जाना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है। ये चैप्टर 4 का है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्वेश्चन है कि CnH2n+2 किसका सूत्र होता है। तो ये बेटा किसका सूत्र होता है, अल्केन का CnH2n+2 होता है। अल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है सिर्फ, और अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास हमारा यूट्यूब चैनल पे हमारा काफ़ी डीपली तरीके से आपको समझाकर हमारे यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है। आप वहाँ पे जाके इस क्लास को होपफुली अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, आपका कंसेप्ट दूर हो जाएगा है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। बोल रहा है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो सबसे पहले आप जानो कि क्या होता है, मीथेन। ये आपका सबसे फर्स्ट में आता है ना, जिसको बोलते हैं बोलते हैं ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। तो ये
सरलतम हाइड्रोकार्बन में आता है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर बोलेंगे मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है तो CH4 होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो एक कार्बन पे कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये कार्बन का सबसे सरलतम रूप होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, बोलता है क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नेम क्या होता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो इसका होता है, क्या होता है, टेट्राक्लोरोमीथेन। ध्यान में रखना है, टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या होता है, टेट्राक्लोरोमीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 36, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको कितना उपस्थित है। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कितना मात्रा में उपस्थित है, तो 0.03। कितना है बेटा, 0.03 के मात्रा में ये कार्बन में, ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है, तो क्या होता है, इसको याद रखना है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है क्या होता है, H2SO4। यहाँ पे थोड़ा सब कैपिटल में दिख रहा होगा ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का ये फॉर्मूला होता है H2SO4। क्वेश्चन नंबर 38 है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, आपको बताना है कि जो समूह होता है उसमें आप लोग पढ़े होंगे अल्कोहल ग्रुप पढ़े होंगे, हाइड्रोजन ग्रुप पढ़े होंगे। उसी प्रकार यहाँ पे पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, तो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, COOH। ये होता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये ग्रुप होता है ना। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 39, इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद यहाँ छूट गया थोड़ा सा ना, मौजूद है, जिनमें क्या होता है, दोनों सिग्मा आबंध होता है, दोनों पाई आबंध होता है, या फिर एक पाई है एक सिग्मा होता है। तो बेटा इसमें ध्यान रखना है कि जो दोनों होता है वो क्या होता है, दोनों सिग्मा बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड ये होता है, एक पाई इस प्रकार का बॉन्ड होता है। तो ये चीज को, ये बॉन्ड को ध्यान में रखना है कि दोनों के बीच में क्या होता है, सिग्मा बॉन्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नीला योथो जिसको बोलते हैं तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तूतिया एक प्रकार का एलिमेंट्स होता है, उसका पूछ रहा है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप लोग नाम पहली बार सुन रहे होंगे ना, तो इसको ध्यान में रखना है कि नीला तूतिया एक रासायनिक सूत्र होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है उस चीज को ध्यान में रखना है। तो बेटा इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, CuSO4 5H2O। ये भी थोड़ा मिस्टेक से दिया गया ना, इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर समझ रहे हो ना, ये टाइल्स होता है। तो टाइल्स का नाम ही सुने होगे, जो आगरा में ताजमहल बना हुआ है वो किस चीज का बना हुआ है, संगमरमर का। तो संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है वो चीज आपको बताना है। तो जो संगमरमर का फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A नंबर। चलिए थोड़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम थोड़ा फास्ट में मूव कर रहे हैं। फास्ट में मूव करने का रीज़न ये है कि थोड़ा आप लोग को यहाँ पे टाइम लेने से कोई ज़्यादा मिलने वाला नहीं है ना, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चंस को देखो और उसका ऑप्शन क्या करेक्ट ऑप्शन है उस चीज़ को करते हुए चलना है ना, ताकि आप एग्जाम में भी थोड़ा ईजी तरीके से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर में कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी हम लोग जो खाते हैं चीनी, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए दिया हुआ यहाँ पे चीनी का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, तो C12H22O11। यहाँ पे आपको एक साथ दिख रहा होगा, इसलिए थोड़ा हम फ्रेश करके लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या रखना है, C12H22O11 होता है किसका, ये होता है चीनी का सूत्र। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है 43, बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट 43, क्वेश्चन नंबर 43 जो दिख रहा है यहाँ पे है, वो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट आपका नाम लिखा हुआ है, इसका अणुसूत्र आपको बताना है। नाम से ही देखो बेटा, इसका डायरेक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या हो जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये बेटा आपका कहलाएगा किसका सूत्र, सोडियम कार्बोनेट का। इसलिए आपको ध्यान में रखना है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 है ना।
चलिए, ये आपका हम क्लास यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। ये आपका रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव लेने वाले थे लेकिन किसी टेक्निकल इशू के कारण हमारा ये चैनल पे लाइव नहीं हो पाया। हमने आज सोचा था कि ये लाइव क्लास लेकर हम 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हो गया और उसी टाइम वेस्ट होने की वजह से हमने क्या किया, आज क्लास रिकॉर्ड करके आपको दे दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी आएंगे तो लाइव डॉट के साथ आएंगे, है ना। आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखना, हम उस चीज़ को अगले क्लास में आपको बताने का कोशिश करेंगे, है ना। और कोशिश करना है कि आपको क्लास को पूरी तरह से इसको अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो, चलिए, कार्बोनिल समूह का उचित कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल जो समूह होता है उस समूह को हम लोग सूचित कैसे करते हैं? CHO के द्वारा, COOH के द्वारा, या CO के द्वारा, या COCl2 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, CO के द्वारा। ये आपका जो दिया यहाँ पे दिख रहा है ये होता है पीछे वाला चेन में कनेक्ट। जैसे अगर आप हैलोजन ग्रुप पढ़ते हो, अगर किसी चीज़ में लगा हुआ है, मान लो कि आप लिख रहे हो क्या, प्रोपिन का बना रहे हो फॉर्मूला, तो प्रोपिन क्या होता है, मीथ ईथ प्रोप, C3 में आ जा रहा है, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। यहाँ से अगर एक रिमूव करेंगे तो 7 आएगा, जिससे कोई ग्रुप लग गया ये हैलोजन ग्रुप का। तो इस प्रकार यहाँ पे जो चेन दिखा रहा है ये किसी पिछले वाला चेन से क्या होता है, कनेक्ट होता है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है, इथाइन अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? इथाइन अल्कोहल जो है उसका अणुसूत्र क्या होता है? 45 क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है CH3OH, C2H5OH, C2H6OH या C2H2OH। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है क्या? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45 का बी नंबर, C2H5OH हो जाएगा, है ना। अगर इसका अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला भी अगर पूछा जाए तो आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर बनाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन कार्बन कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन लगेगा, 5 हाइड्रोजन लगेगा, कितना लगेगा, 5 हाइड्रोजन लगेगा, है ना। इस चीज़ को देखो, अब यहाँ पे जो लगा हुआ है आपका वो क्या लग रहा है, यहाँ पे OH लग रहा है, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, इथाइल अल्कोहल। मिथ इथाइल, शुरू में क्या आता है, मिथाइल, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, ये सभी उसके अकॉर्डिंग फार्मूला में हम लोग लगाते हैं। तो इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ये वाला बन जाएगा ना। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 + 2 कितना हो गया 4, और एक यहाँ पे 5, और ये आपका OH ग्रुप लगा हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? बोल रहा है निम्न में से किसका 3 आबंध होता है? 3 आबंध यहाँ मतलब यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको पता होगा अल्केन। अल्केन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। एक होता है अल्कीन, क्या होता है, अल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है ना। और एक होता है अल्काइन, क्या होता है बच्चों, अल्काइन, जिसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि किसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होता है ना। अब ट्रिपल बॉन्डिंग वाला का फार्मूला भी याद रखना है कि CnH2n-2, ये फार्मूला आपको ट्रिपल बॉन्डिंग में होता है अल्काइन में। तो आप सबको पुट करके देखो किस में आएगा। देखो इसको 3 2 6, मीथ ईथ प्रोप आया, 3 2 कितना हो जाएगा 6 में अगर 2 लेस कर देंगे तो क्या बचेगा 4। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C3H4। इसमें बैठा सकते हो C3, 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 माइनस का 2, C3H, 3 2 6, 3 2 6 माइनस 2, तो C3 हो जाएगा। 6 में अगर 2 लेस के बचा तो क्या बचेगा 4। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा C3H4। कहाँ से आ गया, तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल आबंध होता है, इससे ये पता चलता है। इसका अगर ट्रिपल आबंध बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और एक यहाँ पे 3 लगा दो, और हाइड्रोजन कितना है 4 हाइड्रोजन, है ना। तो देखो बेटा ये 4 हाइड्रोजन, 3 4 3 4 1 2 3 4, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा, और ये इसका फार्मूला हो गया, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन लास्ट कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है CHO क्रियाशील मूलक का, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? क्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहते हैं? 47, तो बेटा इसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। ये जो आपका ग्रुप दिख रहा है ना CHO,
ये जो ग्रुप दिख रहा है ये किस ग्रुप में आता है, तो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप में आता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो कीटोन ग्रुप का होगा, कीटोन होगा, एल्डिहाइड होगा, मेथेनोइक होगा, इस प्रकार का कुछ कुछ आपने चार्ट पढ़ा होगा। तो यहाँ पे CH जो O होता है वो हमारा आता है एल्डिहाइड ग्रुप में आता है। चलिए, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आई होप कि आप लोग क्लास काफ़ी एंजॉय तरीके से पढ़ रहे होंगे, ज़्यादा सीरियस लेके भी नहीं पढ़ना है ना। आपको अब तक के क्लास में जो भी अगर डॉट लगा होगा कि कोई क्वेश्चन में अगर आपको डॉट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको उस चीज़ को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेटर तरीके से उसको फिर नेक्स्ट क्लास में सोल्यूशन करने का, है ना। क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारा लाइव क्लास होगा और आपके एग्जाम के बोर्ड से हम लगता है ये केमिस्ट्री का लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, तो बचेगा फिजिक्स से और बायोलॉजी, उसका भी हम क्लास लेकर आप लोग के बीच आएंगे, है ना। चलिए, तो आज हमारा क्लास लगभग लास्ट ही कर रहा है, 2 क्वेश्चंस और बचा हुआ है ना। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित, क्या हो गया जी, थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाता है ना, हो जाता है सिस्टम है, यहाँ आदमी का तबीयत खराब हो जा रहा है तो हम लोग तो इंसान ही है ना। चलिए, थोड़ा क्लास हमको ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा फास्टली कर रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं। ओहो, क्या हो जा रहा है जी। चलिए, अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है। आप लोग पढ़े होंगे कि अम्ल और क्षारक। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, लाल को नीला कर देता है, तो क्या होगा, क्षारक होगा। तो क्षारक किस में होता है, हमारा OH में होता है। क्षारक किस में होता है, OH में होता है। H किस में होता है, अम्ल में होता है ना। ये साइन जो आप जो देख रहे हो ये किसका है, एसिड का, जबकि ये OH जो है वो किसका है, बेस का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्षारक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं ना। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा आयन जो है, एक होता है H+ आयन होता है और इसमें होता है OH- होता है ना। ये साइन उसी को दिखा रहा है, ये दिखाता है अम्ल को, ये दिखाता है क्षारक को, ये होता है क्षारक। इस चीज को ध्यान में रखना है ना। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। बोल रहा है कि शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है। शुद्ध रूप में जो धातु होता है वो धातु की सतह कैसा होता है, तो बेटा ये चमकदार होता है। धातु जो होता है वो चमकदार होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 50। कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयोगी माना जाता है। मतलब कपड़ा हम लोग जब गंदा करते हैं और गंदा होने के पश्चात जब कपड़ा को हम लोग वॉश करते हैं, धोते हैं, तो कौन सा, साबुन, निरमा, शैम्पू, इनमें से कोई नहीं। मतलब सबसे अधिक अभिक्रियाशील कपड़ा धोने के लिए किस केमिकल को माना जाता है, तो बेटा ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निरमा। क्योंकि निरमा जो होता है वो झाग अधिक बनाता है और झाग अधिक बनाने के फलस्वरूप ये कपड़ा में अधिक अभिक्रिया करता है और अधिक अभिक्रिया करने के फलस्वरूप कपड़ा में जो भी गंदगी होता है उस चीज़ को आसानी से साफ कर देता है। आप उसको पानी में थोड़ा देर डाल दो फूलने के लिए, तो फूलने के साथ ही वो क्या करेगा, मतलब ऑटोमेटिक उसको 2-3 बार पटक दो, कपड़ा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़िया तरीके से साफ हो जाएगा। जबकि आपको साबुन में क्या करना, बहुत घिसना पड़ेगा और घिसने के बावजूद भी कपड़ा अच्छे तरीके से साफ नहीं होता है। इसलिए निरमा को बेटर तरीके से माना जाता है। चलिए, आज हम लोग क्लास लगभग ये सेकंड क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास आपका बचेगा, उसमें फिजिक्स और बायोलॉजी का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपके बीच लेकर आएंगे, है ना। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपने तैयारी को अच्छे तरीके से करना है और जो भी हो बेटर तरीके से करते हुए चलना है। चलिए, आज क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी आएंगे तो उस चीज़ को लाइव लाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं ना। चलिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर भी कर देना एक बार, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, है ना। चलिए, क्लास को एंड करते हैं ना।